मित्रों राम राम। मेरे सभी रामवादी राष्ट्रवादी मित्रों से राजन पांडे की राम राम। आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी राजन पांडे शो में, जहां पर एक आम व्यक्ति बिल्कुल आम व्यक्तियों की ही बातें करता है। आम व्यक्ति के मानस में क्या चल रहा है, आज के राजनीतिक घटनाक्रमों को लेकर, आज के राजनीतिक व्यक्तित्वों ने क्या किया क्या कहा, उन सब की यहाँ पर व्यापक रूप से चर्चा होती है। तो मित्रों, आज हम शुरू करते हैं। आप सबको भी विदित हो गया होगा कि जैसे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी बजट सत्र में बहुत ही एक ऐसी बात कही थी जो शायद बहुतों को चुभी भी थी, और परंतु वे बेबस थे, कुछ बोल नहीं सकते थे, रिएक्ट नहीं कर सकते थे। ब्ला 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 जो भी कुछ ऐसा अंटशंट बोलना था बोला उन्होंने, परंतु आखिरकार मोदी साहब के उस वक्तव्य पर मोहर लग ही गई। आप सबको मैं याद दिला दूं कि अभी जब बजट सत्र के दौरान चर्चा चल रही थी तो नरेंद्र मोदी साहब ने एक बात कही थी कि उन्होंने विपक्ष के कुछ प्रमुख दल, कुछ प्रमुख नेताओं को नाम लेकर नहीं कहा था, परंतु यह अवश्य कहा था कि आप सबने आज के आप कह लीजिए कि आज की तारीख में आप सबने लड़ने का हौसला तक खो दिया है। आप आज इस स्टेज में खुद को नहीं पाते हैं कि आज आप आम जनता के बीच जाकर अपने लिए वोट मांग सकें और मतलब किसी भी प्रकार की आप लड़ाई लड़ सके। आप में यह मादा खत्म हो चुका है। आप सब में अब वह हौसला नहीं बचा है कि आप सब एनडीए के सामने किसी भी प्रकार से, जिसको बोलते हैं ना कि एटलीस्ट यू शो योर मेटल यार, है ना, कि एक बार लड़ने का जज्बा तो दिखाओ। जीत हार और बाकी सब तो बात की बात है, पहले आप लड़ाई तो लड़ने की कम से कम एक मानसिक तैयारी तो कर लो कि आपको लड़ना है। आप तो लड़ने से पहले ही हार मान रहे हैं। और देखिए, बोलता कोई नहीं है ना, परंतु उसके जो वो एक्ट करता है, जो जिस प्रकार से वह रिएक्ट करता है, उससे सब समझ में आ जाता है कि वह लड़ाई सच में लड़ना चाहता है या पहले से ही वो हारी हुई लड़ाई लड़ रहा है। और कमो बेश देखिए साहब, मैम, आप सब एडमिट करेंगे कि जो विपक्ष है इस समय पर, वह भी जानता है कि वह एक हारी हुई लड़ाई लड़ने के लिए टू से, है ना, ऐसा भी नहीं कि वॉक ओवर देना चाहते हैं वे मोदी सरकार को, एनडीए को। वे वॉक ओवर भी नहीं दे सकते, मजबूरी उनकी ये है। अदरवाइज वे अगर वॉक ओवर दे देते हैं तो उनका तो राजनीतिक जीवन ही शून्य हो जाएगा। एंड जस्ट टू से इट विल बी अ फॉर्मल, जिसको क्या बोलते हैं वो लोग, नूरा कुश्ती जैसा कुछ बोलते हैं, शब्द यूज करते हैं कि अब तो ऐसा लग रहा है कि नूरा कुश्ती ही होनी है लोकसभा 2024 का जो ये चुनाव, आगामी चुनाव है। इसमें क्लियर मैंडेट अब मतलब आज तो मैं कुछ एक चर्चा में भी सुना मैंने कि जहां पर प्रमुख, मतलब मुझसे तो बहुत ही प्रबुद्ध पत्रकारों की चर्चा थी वो, जिसमें उन्होंने साफ एडमिट कर रहे थे कि विपक्ष अब सिर्फ एक हारी हुई लड़ाई, जो वह खुद भी जानता है कि वह हार चुका है, टू से वही फिर वो नूरा कुश्ती, कुछ एक ऐसा शब्द भी आ रहा था कि नूरा कुश्ती जैसी ये लड़ाई होनी है। खैर साहब, अब हम लौटते हैं मोदी साहब के उस वक्तव्य पे जो उन्होंने अभी बजट सत्र के दौरान दिया था कि विपक्ष के कुछ नेताओं पर, विपक्ष के कुछ दलों पर उन्होंने निशाना साधा था और कहा था कि आप सबने हौसला ही छोड़ दिया है। और सुनने में आ रहा है कि कोई या तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बदलना चाहता है और कोई तो सदन ही बदल देना चाहता है। लोकसभा वह सदन है जहां पर जो भी नेता होता है वह आम मतदाता के पास जाकर अपना समर्थन लेकर आता है और तब वह सदन में एलिजिबल हो पाता है एंट्री का। तो आज ऐसा लगता है, मुझे तो लगता है कि विपक्ष के आप जो भी दल हैं उनमें से कुछ को अगर छोड़ दें
तो खासतौर पे जो प्रमुख दल है कांग्रेस, हम उस पर ही बात कर लेते हैं कुछ देर, कि कांग्रेस में तो मुझे नहीं लगता साहब कि कोई भी ऐसा लीडर बचा है जो आम जनता के बीच में जाकर अपने लिए समर्थन मांगने की फिलहाल कुव्वत रखता है। मुझे तो नहीं लगता। इवन अगर देखिए कांग्रेस पार्टी का जो प्रमुख चेहरा है वह हमेशा से राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस अगर आप देखेंगे तो गांधी नेहरू खानदान के आसपास ही उनका सारा आभा मंडल घूमता रहा है। और आज उस आभा मंडल के जो और भी वैसे तो तीन ही प्रमुख चेहरे हैं, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा जी। उनमें से भी जो सबसे प्रमुख तो देखिए वैसे आज तो अगर आप कहेंगे तो स्पीयर हेड तो राहुल गांधी जी होते हैं, परंतु सोनिया गांधी जी, उनका आज भी वैसा ही दबदबा है, वैसा ही रसूख है कांग्रेस पार्टी में जैसा कि उनका पिछले कम से कम 2.5-3 दशक में सदैव रहा है। तो उन्होंने भी अपनी पुरातन, जिसको कहना चाहिए कि उनकी खानदानी सीट रही है रायबरेली, आज उन्होंने रायबरेली सीट को टाटा गुड बाय कह दिया। आप याद करें तो रायबरेली और अमेठी एक तरह से ऐसा कह लीजिए कि ऑलमोस्ट लाइक एक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी या बपौती जैसी रही है गांधी परिवार की। अमेठी तो राहुल गांधी जी ने 2019 में उनको सौंप दी तेज तर्रार नेता हैं हमारी स्मृति ईरानी जी को, है ना। उन्होंने वायनाड के जरिए, वो तो शुक्र है कि वायनाड से उन्होंने उनकी वहाँ की जो लोकल पार्टी है, शायद एक इंडियन मुस्लिम लीग या इंडियन यूनाइटेड मुस्लिम लीग ऐसे करके नाम है, उनका समर्थन लेकर ही वे वायनाड से जीत सके थे। तो मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। और इस बार तो रायबरेली में कहाँ, तो देखिए ममता दीदी पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री, वे तो चैलेंज कर रही थी कि गांधी परिवार में से कोई भी व्यक्ति, वैसे शायद है कि प्रियंका वाड्रा जी को वे संबोधित कर रही थी कि वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ उनको चुनाव लड़ना चाहिए और वहां से उनको अपनी विक्ट्री दर्ज करके, जीत दर्ज करके अपने आप को एज ए लीडर एस्टेब्लिश करना चाहिए। तो ये देखिए हर कोई जानता है कि नरेंद्र मोदी जी के सामने अभी तीनों में से कोई भी, चाहे सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, प्रियंका वाड्रा जी हो, अभी आमने सामने की लड़ाई किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से अक्रॉस द नेशन कहीं से भी नेहरू गांधी परिवार के ये सदस्य लड़ने की स्थिति में नहीं है, डायरेक्ट आमने सामने की लड़ाई लड़ने की स्थिति में नहीं है। तो भला प्रियंका वाड्रा जी क्यों अपनी कुर्बानी देती वहां। और अब तो और जब वो अपनी खानदानी सीट से, जहां आज दशकों से उस परिवार का दबदबा रहा है, वे वहां से भागने को मजबूर है। मैं इसे भागना ही कहूंगा कि वे आज भाग रहे हैं, क्योंकि देखिए अमेठी लाख, देखिए ट्विटर पर कांग्रेस एक ही जगह सरकार बना सकती है, वो बना सकती है एक्स पर, जो कि पहले ट्विटर होता था। जिस प्रकार के से उनके जो मतलब बिन पेंदी के मतलब जिनकी कोई हैसियत नहीं, राजनीतिक हैसियत नहीं है, ऐसे वो आई डोंट नो वेदर दे आर ऑफिस बियरर्स, पदाधिकारी हैं, एक दो को तो मैं जानता हूं कि हाँ पदाधिकारी हैं, कुछ ऐसे प्रो कांग्रेसी हैं कुछ लोग, दिन भर एक्स में उन्हीं का मेरे को दिखता है। मैं तो उनको फॉलो भी नहीं करता हूं, बट उनका क्यों मेरे टाइमलाइन पे आता, आई डोंट नो। ऐसा लगता है कि वो सारी सरकार अपना जो भी बनाना है उनको एक्स पर ही बनाएंगे, ट्विटर पर ही बनाएंगे। और उसमें तो उन्होंने घोषित भी कर रखा है कि हमारा, एक ट्वीट देख रहा था मैं कि जहां रायबरेली, वो सॉरी राजस्थान से श्रीमती सोनिया गांधी अपना राज्यसभा का नामांकन करने गई हैं, प्रियंका वाड्रा जी भी थी, राहुल गांधी जी भी थे शायद, और कुछ एक, हाँ पवन खेड़ा जी भी शायद थे वहां पर, और कुछ ऐसे नेता थे वहां पर, जो कोई एक कांग्रेस के नेता थे, वे तो वहां पे घोषित ही कर दिए थे कि हमारा अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी ही होने जा रहे हैं। हाँ बेशक मैं एडमिट करता हूं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो सकते हैं, वे भी कांग्रेस के जो आईटी सेल होगा उसके, वो भी बनाएंगे उनको प्रधानमंत्री, तो 101% ट्विटर पर तो बना ही देंगे। जिस प्रकार से उनकी कैंपेनिंग चल रही है ट्विटर पर, आई एम डैम श्योर कि वो ट्विटर का प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी जी को बना ही देंगे।
अब अगर बात करें हम धरातल पर आकर, तो रायबरेली सीट, मैं अभी अमेठी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं अमेठी एक बार राहुल गांधी चाहें तो फिर से अपना भाग्य आजमा कर देख लें, वे स्मृति ईरानी जी के सामने कहीं टिकेंगे भी नहीं। मे बी ये कि वो जो लीड थी और कहीं बढ़ न जाए। अब तो राहुल गांधी जी सिर्फ और सिर्फ देखिए, अगर वे आज तक, हालांकि देखिए हर कोई बोलता है कि धर्म सबका अपना एक निजी मामला होता है, व्यक्तिगत मामला होता है, मैं थोड़ा डिफर करता हूं इस विषय पे, फिर कभी किसी दूसरे एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। परंतु राहुल गांधी जी की अभी, या उनके परिवार की, या कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता की इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि वह रामलला के दर्शन कराएं। द रीजन फॉर सो इज, उनको केरल में जिस पार्टी के साथ उन्होंने अलायंस करके रखा हुआ है, उसने साफ इनको वार्निंग दे रखी है कि कांग्रेस अगर कहीं, हमको कांग्रेस से मतलब उनका है कि कांग्रेस का कोई भी नेता अगर किसी मंदिर में, किसी मंदिर से लेकर उनका विशेष मतलब है राम मंदिर से, कि राम मंदिर अयोध्या में दर्शन करता दिखा, तो फिर हम अपने एलियंस को बनाए रखना है, नहीं रखना है, फिर हमको विचार करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में तो राहुल गांधी जी के लिए वह जो एक सुरक्षित सीट मानी जा रही है वायनाड, वो भी बचाना मुश्किल हो जाएगा। एंड दैट इज द रीजन दैट कांग्रेस पार्टी एंड जो उनके जो कुछ एक प्रमुख चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी के, वे अभी भी अयोध्या से, रामलला जी से अपनी दूरी बनाए हुए हैं। क्योंकि भैया ले देकर एक दो, जो दो चार नेता हैं कि जिनसे उम्मीद की जाती है कि वे लोकसभा में, मतलब आम जनता के बीच जाकर अपना समर्थन लेकर आएंगे, पता चलता है कि भैया दर्शन करने गए और सदन में दर्शन में उनके होने दुर्लभ हो गए। तो कांग्रेस ऐसी अभी किसी भी अप्रिय स्थिति से अपने लिए बचना चाहती है, एंड दैट इज द रीजन दे आर रिफ्रेनिंग फ्रॉम विजिटिंग रामलला और अयोध्या। अब वो ठीक है, देवघर में वे शिव रुद्राभिषेक करें या कुछ भी करें, कोई और मंदिर में जाकर अभिषेक करें, परंतु रेस्ट इज ऑल यू नो, इट्स वेल नोन टू यू मैम सर। खैर साहब, तो देखिए मोदी साहब यहाँ पर भी प्रोफेटिक साबित हुए, है ना, कि हाउ प्रोफेटिक द मैन इज, कि जो सदन में उन्होंने बात कही वह हकीकत में सत्य साबित हुई। और हाँ जी, एक बात और भी है। अब देखिए, जैसे जो 10 जनपद है, कभी एक सेंटर पावर रहा है, खासतौर पे जब तक कांग्रेस सत्ता में रही है, यूपीए का दौर अगर आप याद करें, तो उस बंगले को भी बचाए रखना गांधी परिवार के लिए एक प्रेस्टीज की बात है। सोनिया गांधी जी, आज देखिए मेरी थोड़ा सा उनके साथ एक संवेदना रहती है। संवेदना से मतलब मेरा ऐसा है कि आज वे उम्र के उस पड़ाव पे हैं कि जहां पर देखिए, आई डोंट थिंक सो कि अब उनकी कोई बहुत बड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षा अदर देन दिस कि वे अपने क्लाउन सन, ऑल्दो आई शुड रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग दिस टर्म, फिर भी अपने बच्चे को, हर माँ अपने बच्चे को चाहती है कि बेस्ट से पोजीशन में देखे। मैं जो शब्द यूज किया उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो कैसे भी राहुल गांधी जी को वे प्रधानमंत्री पद पर देख लें। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि वे किसी भी प्रकार से अब उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा बची होगी। भले वे पीएम ना रही हों, बट सुपर पीएम तो वे थी यूपीए के दौर में। इसको मतलब इवन कि जो यूपीए के घटक दल हैं वे भी डिनाई नहीं कर सकते। और विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू डॉक्टर मनमोहन सिंह, इससे कोई भी शायद है कि कोई गुरेज करेगा। अब देखिए साहब, एक बात और भी है कि अब प्रियंका वाड्रा जी का ऐसे में क्या होगा। तो प्रियंका वाड्रा जी को लेके मेरे मन में थोड़ी सी एक तकलीफ है, थोड़ा गिला शिकवा भी है। व्यक्तिगत तौर पर अगर कभी प्रियंका वाड्रा जी मेरे सामने हो तो मैं उनसे, अपने लिए तो मैं क्या बात करूंगा, परंतु हाँ, उनके एक सिपह सलार होते थे, मैं बोल रहा हूँ प्रमोद कृष्णम जी, है ना साहब। वे कांग्रेस में जब तक थे, प्रियंका गांधी जी को लेकर बहुत एग्रेसिव थे वे, कि किस मतलब उन्होंने हमेशा चाहा
कि प्रियंका वाड्रा जी कांग्रेस का प्रमुख चेहरा बने या अध्यक्ष पद उनको दिया जाए, और उनकी नजर में तो एटलीस्ट वे एक ऐसी नेता थी हैं जो कांग्रेस की दशा और दिशा बदल सकती थी। ये शायद कांग्रेस जन भी इसको एडमिट करेंगे। परंतु अब क्या इक्वेशंस थे कांग्रेस पार्टी के अंदर कि कभी ऐसा हो ना पाया। कांग्रेस बेशक प्रियंका वाड्रा जी को महासचिव पद दी और उत्तर प्रदेश का प्रभारी भी बनाया, परंतु जो आउटपुट था उत्तर प्रदेश इलेक्शंस का, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, इवन की जो उनका वोटिंग परसेंटेज था वो भी 2% पे सिकुड़ के रह गया। कहाँ इतने लंबे समय तक कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती थी, चलाती थी। तो दैट में भी एक रीजन कि शायद प्रियंका वाड्रा जी को खुद को अपने आप को पीछे खींचना पड़ा। परंतु मैं एक थोड़ा सा ऐसी एक मेरी आकांक्षा थी कि प्रमोद कृष्णम जी के विषय में उनको कोई ना कोई ट्वीट या किसी भी प्लेटफॉर्म पर उनके विषय में कुछ वे बोलती तो शायद है कि प्रमोद कृष्णम जी को देखो, हालांकि उनकी विदाई हो चुकी है कांग्रेस से, और शायद है कि जिस प्रकार से उन्होंने शपथ भी ले ली कि अब वे आजीवन नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में अपने आप को तन मन धन से अर्पित कर देंगे, तो वापसी की तो ऐसी कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। बट फिर भी अगर कुछ वर्ड्स, कुछ शब्द अगर वे कृष्णन साहब के लिए बोलती तो शायद है कि मुझे अच्छा लगता है कि कम यार कोई बैटिंग कर रहा था आपके लिए, अब जो भी रहा जैसा भी रहा चला गया। कुछ अगर एक सहानुभूति वाले शब्द ही बोल देती उनके लिए, परंतु साहब ये राजनीति है। अभी प्रियंका वाड्रा जी को कांग्रेस में रहना ही है, और एटलीस्ट मैं तो यही कहूंगा कि शायद है कि आजीवन वे कांग्रेस की सेवा करती ही नजर आएंगी। ऐसे कितने ही प्रमोद कृष्णम उनकी नजरों में आएंगे जाएंगे, है ना। तो पॉलिटिक्स है। खैर आगे बढ़ते हैं। अच्छा साहब, जब से रामलला जी आए हैं, मतलब नित्य नए चमत्कार होते जा रहे हैं, जिनको कभी अब किसी उसमें मैं नहीं जाते हुए, चलिए सीधे पॉइंट पे आ जाते हैं। समाजवादी पार्टी के अभी तो ऐसा मान लीजिए कि स्पीयर हेड अखिलेश यादव जी है ना, उनके अलावा कोई हो भी नहीं सकता। कभी उनके चाचा शिवपाल जी ने प्रयास किया था, जब उनके बड़े भैया मुलायम सिंह जी पार्टी के प्रमुख चेहरा होते थे, कि एटलीस्ट पैरेलल तो उनको समानांतर रूप से कोई एक जगह मिले या कैसे भी उनको कुछ एक पावर रहे, परंतु ऐसा हो नहीं पाया। अब जो भी उनकी अपने विद इन द पार्टी जो भी पॉलिटिकल इक्वेशंस बने बिगड़े, जैसा भी था, एक समय तो ऐसा था कि उन्होंने अपनी अलग ही राजनीतिक पार्टी बना ली थी, फिर बाद में चलिए फिर से समावेश हो गया, चाचा भतीजे के बीच में सब सुलह समझौता सब कुछ हुआ। तो अभी अखिलेश यादव जी इज द स्पीयर हेड ऑफ समाजवादी पार्टी। अब देखिए साहब, रामलला आए हैं, कुछ अब नित नए चमत्कार हो रहे हैं। उसी की कड़ी में अगर मैं कहूँ तो आज देखिए शेखों की धरती है ना, मिडिल ईस्ट, अरबिया, अबू धाबी, कुवैत और भी जितने और अन्य देश होंगे, वहाँ बहुत ज़्यादा मेरे को उनके भौगोलिक स्थिति की जानकारी नहीं है। सिर्फ इतना है कि मिडिल ईस्ट है, तेल का वहाँ से भरपूर भंडार भरा हुआ है। और हाँ, जब से मोदी साहब आए हैं तब से वहाँ के जो आमिर कहलाते हैं, शायद जो बॉस होते हैं, किंग होते हैं, तो उनके साथ मोदी साहब के बड़े अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। मोहम्मद बिन सुलेमान या सलमान, उनके साथ तो उनकी व्यक्तिगत तौर पे बड़ी अच्छी मित्रता है। लाइकवाइज और भी जो दूसरे आमिर हैं उन देशों के, खाड़ी देशों के, उनसे हमारे मोदी साहब के बड़े अच्छे डिप्लोमेटिक टाइज हैं। तो साहब देखिए, डिप्लोमेटिक टाइज होना एक अपनी अलग बात होती है, परंतु उस भूमि में, वहां की भूमि पर, मतलब शायद है कि कोई अपने weirdest ड्रीम में भी यह नहीं कल्पना किया होगा कि कभी कोई वहां पर एक मंदिर का निर्माण होगा, वो भी इतने बड़े स्तर पर। आज साहब वो भी पूर्ण हो गया।
सॉरी। और यह भी हुआ तो मोदी जी के कर कमलों के द्वारा हुआ। वे यजमान थे वहां पर, है ना, यजमान थे। यहाँ पर भी जब रामलला जी का प्राण प्रतिष्ठा की गई तो वहां पर भी वे यजमान की कैपेसिटी में थे। वे वहां पर प्राण प्रतिष्ठा वे नहीं कर रहे थे, दूसरे दो साहब थे, अभी उनका नाम भूल रहा हूं मैं। प्राण प्रतिष्ठा उन्होंने की थी, परंतु यजमान के तौर पे अयोध्या में भी थे। रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठा के समय पर मोदी साहब बतौर यजमान थे। और आज जो अबू धाबी में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जो वहां पर मंदिर का उद्भव हुआ है, वहां पर भी मोदी साहब हमारे ऐसे यजमान थे, है ना। बहुत से लोग कुछ जानेंगे समझेंगे नहीं, बट बोलना है, कुछ भी बोलना है बोल दिए। अब उनकी बात अभी नहीं करते। तो ठीक है साहब, अब जहां अबू धाबी में मंदिर बन गया अयोध्या में रामलला जी के आने के बाद, तो भाई अब अखिलेश यादव जी को भी कुछ ना कुछ तो करना है अपने आप को हिंदू बताने के लिए। सदन में तो वे बड़े चौड़े होकर उन्होंने बताया कि हम तो यदुवंशी हैं। बहुत अच्छी बात है साहब। और मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया, भाई मैं सबसे बड़ा यादव मानता हूं किसी को तो मैं अपने नटखट राधे राधे श्री गोविंद को मानता हूँ, श्री कृष्ण को मानता हूँ, है ना। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ अपने जन के लिए कृष्ण बने रघुनाथ, कहो कहो छवि आप की भरे विराजे नाथ। अरे बहुत सारी हैं, मतलब फिर बड़ा लंबा हो जाता है, मैं बह जाता हूँ। तो साहब अखिलेश यादव जी ने भी नेपाल से शालिग्राम पत्थर बुलवाया, बहुत ही पवित्र पावन, है ना। और एक बड़ा भव्य शिव मंदिर 10 एकड़ में, मैंने देखा भी, कुछ वीडियो फुटेज भी देखी, वे निर्माण करा रहे हैं। तो वैष्णव से वे अब शैव हो गए। हमारे देखिए सनातन की तो यही एक बहुत प्यारी ब्यूटी है, जिसको जो जैसे जिस प्रतीक को अपना आराध्य बनाना है, मानना है, पूजा करना है, वे कर ले, है ना। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, तो ऐसा मेरे आराध्य बोलते हैं, नारायण बोलते हैं कि भाई तेरे को जिसको जिसकी जिस रूप में भी पूजा करनी हो कर ले, तेरी पूजा मुझ तक पहुंच जाएगी। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि चलिए हर हर महादेव गूंजेगा। उनका वो याद नहीं है मुझे कहाँ पर बनवा रहे हैं, कन्नौज या कहीं अपने लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी के आसपास ही बनवा रहे होंगे। बहुत अच्छा लगा कि चलिए साहब सनातन की ओर वो अग्रसर तो हुए, नहीं तो जिस प्रकार से वे एक वर्ग विशेष के नेता होते गए और एस्टैब्लिश भी हो गए। बाद में अब देखिए उसी वर्ग विशेष के वोट में सेंध लगाने के लिए उनके अपने LIC तके हुए हैं, फिर चाहे वे राहुल गांधी जी हों या कोई भी दूसरे दल हो, है ना। सबकी नजर उसी वोट बैंक पे पड़ी हुई है। इस बात को अखिलेश यादव जी अब एक बहुत ही मजे हुए सीजन्ड पॉलिटिशियन है, वे जानते हैं और वो किसी को हाथ नहीं लगाने देंगे। अगर कांग्रेस को यह उम्मीद है कि वे अपने उस वोट बैंक में से शेयर दे देंगे तो कांग्रेस की बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि अब जो बचा है अखिलेश यादव जी के पास, उनका MY समीकरण बहुत बुरी तरह से चरमरा चुका है। तो Y तो उसमें से ऑलमोस्ट बहुत बढ़ गए हैं, बचता है सिर्फ M फैक्टर। उसी पर ही अब अखिलेश यादव जी की राजनीति टिकी हुई है। एंड हाउ लॉन्ग ही विल बी एबल टू रिटेन दैट विथ हिमसेल्फ और विद द पार्टी, दैट विल डिसाइड हिज पॉलिटिकल कैरियर फ्यूचर। ये एक बात बिल्कुल मतलब फैक्ट है। अच्छा साहब, बात हम लोग दो और स्वामियों की भी करते हैं, है ना। एक स्वामी वही समाजवादी पार्टी के ही हैं और दूसरे स्वामी हैं भाजपा के। पहले बात करते हैं साहब हम लोग वो स्वामी की जो समाजवादी पार्टी में है। मैं उनका पूरा नाम एक्चुअली सही बताऊं तो मेरे को याद नहीं है, अभी इस समय नहीं याद आ रहा है तो वे गैर हिंदू उसमें ही हैं, गैर सनातनी हैं, शायद बौद्ध धर्म अपना लिया है उन्होंने या पहले से। मगर उनके सारे जो वक्तव्य कैसे, मतलब जो घटिया स्तर की, जो मतलब जितना भी आप भर्त्सना कर सकें, तो भारतीय जो सनातनी प्रतीक हैं, देवी देवता हैं और जो ग्रंथ हैं, उनको लेकर उन्होंने मतलब इतने घटिया स्तर के वक्तव्य दिए हैं
कि सही मायने में अगर कहा जाए ना तो मतलब बहुत ही कम होता है कि मतलब मैं थूक दूं अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ऐसे वक्तव्यों पर, तो शायद मुझे लगे कि यार मैंने कहीं गंदी जगह थूक दिया, कहीं उससे बेहतर जगह थूक सकता था। तो इस कोटि के उन्होंने वक्तव्य दिए थे। तो उन्होंने भी समाजवादी पार्टी पद से, महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। अब कहने को तो है कि भाई मैं पार्टी में रहकर ही पार्टी मजबूत करूंगा, परंतु इसको लोग जोड़कर देख रहे हैं कि अभी जो 3 राज्यसभा सदस्य समाजवादी पार्टी ने घोषित किए, उसमें कहीं उनको जगह नहीं मिली, जिसकी वे बड़े उम्मीद करके चल रहे थे कि उनको शायद है कि पार्टी राज्यसभा सदस्य बनाकर भेज देगी। तो उनके लिए तो साहब बड़ी मुश्किल हो गई। अब वे ऐसा कुछ एक स्थिति बन गई है उनके लिए कि उनके ही वक्तव्य उनके लिए गले की फांस बन चुके हैं। देखिए, उनकी बेटी भाजपा में ही है ना, वे सारे सनातन रीति रिवाज को फॉलो कर रही हैं, परंतु अब जो बाप हैं, अब उनको पता नहीं कौन सा भूत सवार था कि जितना भी वे मटिया मेट करा सकते थे अपनी। मैं तो ये कहूंगा कि देखिए, सनातन प्रतीकों को और उनसे जुड़े हुए जो भी दूसरे और भी प्रतीक हैं, उन पर कोई आंच नहीं आनी थी। जो जो जैसा वक्तव्य दे रहा था, घटिया स्तर पे उतर रहा था, तो वो स्वयं को उतार रहा था, ना कि उससे किसी भी प्रकार से सनातन प्रतीकों को, देवी देवताओं को कोई फर्क पड़ना था। अब स्थिति उन साहब की ऐसी हो गई है कि उनके वक्तव्य, हो सकता है कि एक संभावना रहती कि भाई चलो बेटी भाजपा में है तो कोई एक रास्ता बनता कि वे फिर वापसी करते और कुछ ना कुछ तो सम्मानजनक पोजीशन पे रहते, परंतु अब तो उनके लिए बड़ी मुश्किल है। कुछ चीजें मैं भूल जाया करता हूँ कि छूट लागी छूटे न छुटाए न छूटे, ऐसे करके कुछ है। अब खैर छोड़िए। तो खैर साहब, उनकी स्थिति तो अब जैसी भी है वही जाने, और ईश्वर करे कि अब खैर ठीक है जैसा। और दूसरे स्वामी भाजपा में ही है ना। भाजपा जब उनको अपने खेमे में लेकर आई थी, राज्यसभा के लिए उनको नॉमिनेट किया था, तो उस समय पर कांग्रेस के जो एक बड़े कद्दावर नेता होते थे, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, देश के दिग्गज वकील हैं, कपिल सिब्बल साहब, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, है ना, कि भाजपा ने जाने अनजाने एक अनगाइडेड मिसाइल लेकर आ गए हैं, लॉन्च किया है इन्होंने। उनको खुद को भी नहीं पता है कि ये मिसाइल कहाँ जाके किसको निपटाएगी। तो अब वह जो मिसाइल है भाजपा के लिए ही भारी पड़ती नजर आ रही है। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते हैं वे, जबकि मैं व्यक्तिगत तौर पे उनसे एक बार मिला भी हूँ, मुंबई एयरपोर्ट पे मुलाकात हुई थी। तो मतलब जब वो जिसकी तरफ बैटिंग करते हैं ना, तो गजब की बैटिंग करते हैं। और अगर उनका मूड खराब हो गया तो सामने वाले जो नॉन स्ट्राइकर या स्ट्राइक पे जो भी उनके सामने जो जो उनके साथ बैटिंग कर रहा होता है, उसमें वो कितनों को रन आउट करा देंगे। वो गांधी परिवार से बेहतर कोई नहीं जानता। यहां मैं बात कर रहा हूं सुब्रमण्यम स्वामी जी की। अभी आप सबको पता होगा कि बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी भारत की, मोदी सरकार की, कि उन्होंने जो 8 भारतीय नेवी ऑफिसर्स थे, 8 भारतीय थे, हम ऐसे संबोधित करते हैं, कतर में जिनको मृत्युदंड दिया गया था, उन सबको, मतलब इट वॉज ए सच ए ह्यूज डिप्लोमेटिक विक्ट्री फॉर इंडिया कि वो सकुशल उनको वापस अपने स्वदेश ले आए। तो उन्होंने, सुब्रमण्यम स्वामी ने, अब गॉड नोस कहाँ से उनके पास ये, कहाँ से क्लू आते हैं, कहाँ से उनको मिलता है ये सब मटेरियल, उन्होंने इसका क्रेडिट दे दिया शाहरुख खान को। कि ओनली इट वाज बिकॉज ऑफ द एफर्ट ऑफ शाहरुख खान एसआरके that these 8 officials were brought back to India, and Modi should accompany Shah Rukh Khan with him while his visit to Qatar. तो अब साहब वही है, मुझे कपिल सिब्बल साहब याद आए, और कपिल सिब्बल साहब की वो बात याद कर करके मैंने लाइव सुना था।
तो कि मतलब आई बर्स्ट इनटू लाफ्टर कि मतलब कपिल सिब्बल साहब वाज सो प्रोफेटिक एट दैट टाइम कि हाँ भाई आज तो वे साबित कर गए कि यस मिस्टर स्वामी उनके जैसा अनगाइडेड मिसाइल मैंने अपने जीवन में व्यक्तिगत तौर पे राजनीतिक पॉलिटिकल डोमेन में मैंने कोई दूसरा ऐसा अनगाइडेड मिसाइल नहीं पाया। चलिए साहब वो भी एक बड़ी अच्छी बात थी। और एक दूसरी बात करते हैं साहब हम, छोटा सा थोड़ा सा है तो मार्मिक बात, थोड़ा सा हम सब के अंतर्मन को झकझोरने वाली बात। अभी फिर से यह जो एक तथाकथित किसान आंदोलन शुरू हुआ है, अगर इसके आप टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे जाएं तो जो ये मांग लेकर आए हैं ना, अगर ये डायलॉग भी करें सरकार के साथ, अब जबकि चुनाव इस राउंड द कॉर्नर, शायद एक 60-75 डेज में नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, डेट भी अनाउंस हो जाएंगी, तो ऐसे में जब समय रह ही नहीं गया है कि आप डायलॉग कर सको केंद्र सरकार के साथ, तो मतलब इट्स मुझको तो समझ में नहीं आता है कि फिर यह सब एजिटेशन किस लिए, कि जब आप उसको, आप क्या इससे इतना सुनना चाहते हो कि सरकार कैसे भी, जैसे एक वो क्लाउन है, मैं उनको क्लाउन व्यक्तिगत तौर पे तो क्लाउन ही मानता हूँ, पॉलिटिकल जोकर मानता हूँ राहुल गांधी जी, है ना, कि उन्होंने तो स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट सिफारिश है वो बोले हम उसको बिल्कुल उसी के आधार पर एमएसपी डिसाइड करेंगे, आपको देंगे। मैं 101% श्योर हूँ कि एबीसी भी राहुल गांधी जी नहीं जानते होंगे स्वामीनाथन आयोग की उस सिफारिशों में क्या है। अब वो ठीक है रात में बैठ के रट्टा मार लें और सुबह कुछ अगर 4-5 लाइनें बता दे, तो इससे ज्यादा उनकी मैं नहीं मानता कि उनकी बौद्धिक स्तर इस लेवल का है कि वे उस आयोग की सिफारिशों को समझ सकेंगे और कुछ भी आगे फर्दर एक्शन ले सकेंगे। खैर उन्होंने घोषणा करनी थी, पॉलिटिकल पर्सन है, करनी थी, कर दिए, जानते हकीकत वही है। क्या गालिब साहब का एक शेर है ना, हमको भी मालूम है जन्नत की हकीकत जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो कुछ एक उन्होंने भी अपना, हाँ हाँ हम कर देंगे। इस बीच में साहब वो अपनी एक वो जोड़ो यात्रा, क्या जोड़ो यात्रा कर रहे थे, भगवान ही जाने, खुद की पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी बच नहीं पा रही है। अभी 3-4 नाम जो मैंने कल गिनाए थे, फिर चाहे वो प्रमोद कृष्णम हो, फिर वो चाहे बाबा सिद्दीकी जी हो, और सबसे बड़े तो वो अशोक चौहान जी हो, ये सब टाटा गुड बाय कर गया। उसमें एक नाम और जुड़ गया, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जिनकी ईमानदारी की लोग सच में कस्में खाते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी, है ना, और उनके प्रपौत्र या पौत्र हैं, अभी नाम भूल रहा हूं मैं उनका, उन्होंने भी आज टाटा गुड बाय कर दिया कांग्रेस को। हाँ उसमें भी एक और आसाम में भी बिग बिग ब्रेकिंग इट वाज कि 4 एमएलए जो कांग्रेस के थे उन्होंने हिमंता दादा को समर्थन दे दिया। तो जब खुद की पार्टी तो बच नहीं रही है और वो निकले हैं देश को जोड़ने, अरे देश जोड़ना था तो 47 में आपके जो नाना लगे या पड़नाना लगे, जो भी लगे, नेहरू साहब, उनको जोड़ना चाहिए था ना। 47 में तो उनकी महत्वाकांक्षा की भेंट चढ़ गया भारत। अब खैर छोड़िए, वो एक ऐसा विषय है कि अब बात करेंगे तो फिर बड़ी दूर तक जाएगी वाली बात फंस जाती है। तो साहब अब ये सब ढकोसला बंद करो, अब बंद कर ही चुके हैं, उनको भी मालूम है। मैं उनका एक कोई जो एक नेता है पवन खेड़ा जी, उनका इंटरव्यू देख रहा था, एक लेफ्ट की जानी मानी पत्रकार हैं अरफा खानम शेरवानी, उनके साथ, है ना। देखिए अरफा खानम शेरवानी जी खाटी लेफ्टिस्ट होंगी, सब कुछ होंगी, और उससे भी ज्यादा जो मेरे नजर में उनकी पहचान है, इज हार्डकोर एंटी मोदी गवर्नमेंट जर्नल, चलो जर्नलिस्ट ही बोल देते हैं, जर्नलिस्ट है। तो वो उन पर क्वेश्चन मार्क लगा रही थी पवन खेड़ा जी पर कि भैया आपकी ये जो यात्रा चल रही है वह किस लिए चल रही है, हम तो उसका ऑब्जेक्टिव हमें ही नहीं पता है कि व्हाट फॉर राहुल गांधी जी इज डूइंग दैट यात्रा। तो पवन खेड़ा जी के पास फिर दुनिया भर के सारे जवाब थे। तो जब आपके कार्यकर्ता ही, आपके जो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता हैं या आपके जो समर्थक हैं, उनको ही नहीं पता कि आपकी यात्रा चल किस लिए रही है, तो आपकी उस यात्रा का सारा वही खत्म हो जाता है।
और जिस प्रकार से कुछ फुटेजेस देखे थे मैंने कि राहुल गांधी की उस यात्रा को जो जिस प्रकार से वो सो कॉल्ड भीड़ थी, आज तो एक जगह ऐसा दिखना मेरे कि 20-25 लोग नहीं थे उस यात्रा में। क्या करते राहुल गांधी अदर देन कि भाई ये यात्रा को छोड़ो, चलो जहां पे हमको कुछ फुटेज मिल जाए, जहां पे हमको कुछ लाइमलाइट मिल जाए, वहीं चल के कुछ अपना अस्तित्व तलाशें। तो घूम फिर कर राहुल गांधी जी आज वापस वही अब किसान के साथ वो तथाकथित किसानों के साथ ट्रैक्टर पर नजर आएंगे कि हम आपको स्वामीनाथन आयोग की सारी सिफारिशें आपको लागू करके देंगे और सब कुछ जितना भी यू नो तो अब आप समझ ही सकते हैं। तो ओवरऑल उनकी जो यात्रा है, जो बेसिर पैर की यात्रा थी मेरी नज़रों में तो थी, तो अब उनको भी रियलाइज हुआ होगा कि इस यात्रा से मिलना जाना कुछ है नहीं और जो हाथ में है वो भी जा रहा है। तो अब उनको कुछ राहुल गांधी जी को शायद है कि कुछ एक समझ आई होगी कि नहीं भैया कुछ अगर मिल सकता है तो चलो चलकर देख लेते हैं। अगर यह जो एक सो कॉल्ड फार्मर प्रोटेस्ट है इसी में अगर कुछ एक पॉइंट्स मिल जाए, कुछ माइलेज मिल जाए तो भाई कुछ मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, कुछ और कांग्रेस पार्टी के लिए भी शायद कुछ मिल जाए। अब देखते हैं साहब, अब इसका भी क्या उससे राहुल गांधी जी को इन पार्टिकुलर किसानों को क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है वे तो बहुत अच्छे से तथाकथित जो किसान हैं वो तो फिर वक्त ही बता देगा, ज्यादा नहीं, 60-90 दिन की बात है। अच्छा एक साहब बात और जो बड़ी मतलब मर्मांतक है, कहने को किसान है ना, बताया जैसा जा रहा है टीवी पे वो सॉरी सोशल मीडिया पे खासतौर पे ट्विटर पे जिस प्रकार से यह एक एजेंडा प्रोपेगेट किया जा रहा है कि दे आर किसान दे आर किसान, उनकी हरकतें आप लोगों ने देखी क्या? कैसे वो मैं ऑन रिकॉर्ड मैंने देखा, कल की बात है ये, 15 पुलिसमैन शंभू बॉर्डर पे दे वेयर मतलब जिनके ऊपर बड़े प्राण घातक हमले हुए और 9 दातापुर बॉर्डर ऐसे करके कोई जगह है वहां पर घायल हुए। और एक तो विजुअल मतलब आदमी की रूह कपा दे कि वो ट्रैक्टर के नीचे कैसे पुलिस वाले को रौंद रहे थे। ये किसान है। किसान कभी कोई बोलेगा कि उसके देश का प्रधानमंत्री एक बार तो उनके प्रदेश आया बच के निकल गया, इस बार आया तो बच के नहीं निकलेगा? ये किसान था। उसके बाद वो ये बोल रहा है कि वह खालिस्तान की डिमांड कर रहा है, वो बोल रहा है कि पाकिस्तान के साथ जुड़ेगा। वो किसान है ना। अब आप लोग उसके कुछ लोग आ जाएंगे डिफेंस में, नहीं वो तो हमारे वो मूवमेंट का हिस्सा नहीं था, कोई बाहर का था, कोई इधर का था, कोई उधर का था, वो बोल गया ऐसा, जज्बाती हो गया। ऐसा कोई किसान होता है क्या? सिर्फ पंजाब और हरियाणा में किसान बसते हैं, पूरे देश में किसान नहीं है? और कौन से प्रदेश का किसान आपके साथ जुड़ा हुआ है? मैं तो किसी को भी नहीं देखता। मेरे यहाँ पे आप यूपी बिहार पश्चिम बंगाल या जितने भी प्रदेशों के किसान ले लीजिए, सारी तकलीफें सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों को हैं। बाकी देश के किसान किसान नहीं है, वे अपने खेतों में काम कर रहे हैं जो रियल किसान हैं। ये सिर्फ एक टूल किट के हिस्सा है। आई डोंट नो भाई मोदी गवर्नमेंट पीछे हट गई थी उन 3 किसानों को लेकर, 3 किसानों के लिए जो वो पॉलिसी फॉर्मुलेट की थी उसको लेकर पीछे हट गई। चलो उनकी कुछ अपनी राजनीतिक मजबूरी रही होगी, अदरवाइज मोदी साहब की जितना हम जानते हैं उनके डिक्शनरी में रोल बैक वाली चीजें नहीं होती हैं। इवन दो उन्होंने रोल बैक कर लिया कि चलो कौन माथा कूटी में पड़े, इतना इनको नहीं समझ में आ रहा। तो अब वे क्या है, अब वे जानते हैं, देखिए इनमें सब पढ़े लिखे लोग भी हैं, 4 करोड़ 5 करोड़ की मर्सिडीज में चलते हैं, अपने आप को गरीब किसान बताते हैं, सारा देश जानता है। उनका सिर्फ एक ही एजेंडा है कि हाउ टू टॉपल द मोदी गवर्नमेंट, इसके अलावा कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। कुछ तो आप विजुअल्स देखिए ना, क्या क्या वे अंटे शंट पक रहे हैं। किसी को खालिस्तान चाहिए, किसी को पाकिस्तान के साथ एक अपना देश बनाना है, किसी को क्या मतलब, ठीक है बोलेंगे कि वो 2-4 कुछ एक एंटी ऐसे लोग घुस गए थे हमारे उसमें, वी डिसोन देम, इससे ज्यादा क्या बोलेंगे वे। और जिस प्रकार से वे वहां पर फ्लाईओवर की कुछ एक बैरिकेडिंग तोड़ रहे थे, ये किसान है, आप इनको किसान बोलेंगे?
तो फिर वो जो यहाँ पे प्रदेशों में जो किसान अपने खेतों में जूझ रहा है वो कौन है? सॉरी, शायद है कि मैं कुछ पर्सनल होने लग गया था। खैर ठीक है साहब, अब देश है, कुछ अच्छे लोगों का एक मेजॉरिटी है, तो कुछ एक ऐसे लोग भी हैं जिनको सुख शांति वैभव तरक्की हमारे राष्ट्र की, भारत की राष्ट्र सुख सुख समृद्धि उन्नति नहीं भाती है। सच कहता हूं, इस देश में वो जो अग्निवीर को लेकर एक कोई तथाकथित किसान बात कर रहा था, अग्निवीर योजना इस जो लाई गई थी, हमारे स्वर्गीय है ना वीर गति को प्राप्त हुए जो सीडीएस थे विपिन रावत जी, वो 2.5 फ्रंट पे जो लड़ने की बात थी ना उनकी, बिल्कुल अक्षर से सत्य बात है। भारत को सिर्फ चीन पाकिस्तान से ही नहीं लड़ाई लड़नी है, भारत को आधी लड़ाई हमारे देश में बसे हुए वो जो चीनी और पाकिस्तानी स्लीपर सेल है उनसे भी लड़नी है। अग्निवीर योजना उनके लिए ही लाई गई थी और लाई गई है, और देश का युवा वर्ग समझता है, इसलिए आज अग्निवीर योजना जब भी उसकी वैकेंसी निकलती है जाते हैं, अपने आप को अग्निवीर जब पाते हैं ना वे, अब बात फिर बहुत हो जाएगी, कभी कुछ बातें हैं पर्सनल भी हो जाता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। चलिए साहब, तो फिर से साहब एक आप सबसे अनुरोध है, संवाद अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और हाँ जी, मेरे सभी राम प्रिय, मेरे सभी राष्ट्रवादी भाइयों को राजन का प्रणाम। जय जय सिया राम, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि।